तो ये सारी सारी चीजें मिलकर मुझे उसने मुझे बहुत बड़ा हौसला दिया। मतलब वही वाली बात है सर, जो गीता में कहा गया, कर्म कर फल की कर्मण्येवाधिकार कर से माँ फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बस चाहे भूमि कितनी भी बंजर हो, मजा भी तभी है ना हाँ जी। कि जब स्ट्रगल करके कुछ मिलता है। कोई इंसान पसीना बहा के आता है तो वो जरा सा हवा को झोंका भी उसको बहुत कुछ दे जाता है, बहुत लगता है बहुत ठंडा। और जो पहले एयर कंडीशन में पैदा हुआ है तो उसके लिए तो क्या होगा, उसका तो सही पंखा, तो पंखे में तो वो कष्ट में आ जाएगा। हाँ। ये खाली पंखा ही चल रहा है। हाँ। तो उसने तो पसीना बहा ही नहीं पसीने है। वो तो कांप जाएगा कि अरे इतने उसमें। लेकिन मेरा ये है कुछ हो या ना हो, मुझे रुकना नहीं है। ना तो मैं पहले रुका और ना ही अब रुकूंगा। जी जी जी। उसके बाद सर आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस करी और अच्छा रिस्पांस भी रहा। फिर उसके बाद आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी की पेंटिंग बनाई जी। और वो बहुत मैंने देखी, बहुत ही खूबसूरत आपने पेंटिंग बनाई और उसके बारे में कुछ फनी बात भी हुई, वो मुझे और जाननी है वो सर। फनी भी है लेकिन फिलोसफिक भी है, वो जी बहुत डेप्थ भी है उसमें, और मेरे जी। लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट भी है। कॉम्प्लीमेंट भी, यस। वो ये हुआ कि 2006 की बात है। जी। राष्ट्रपति भवन में शो था। तो जैसे कि होता है कि हॉल है, हॉल में एक दरवाजा होता है और पेंटिंग अंदर डिस्प्ले होती है। तो वहां पे हॉल के वहां पे बाहर गेट पे एक रिबन लगा हुआ था। जी। कलाम साहब आए टाइम पे, उन्होंने रिबन को काटा, ताले बजी और इनोग्रेशन हो गया। जी। फिर उसके बाद वो जब एंट्री की तो मेरी पेंटिंग डिस्प्ले थी। उसमें मैंने क्या बताया, 3 फीट बाय 4 फीट की पेंटिंग थी। उसमें मैंने बनाया कि एक वो उस पेंटिंग को जैसे रैप किया हुआ है ओके। व्हाइट कपड़े से और रेड कलर की स्ट्रिंग से उसको कवर किया बांधा हुआ है। जी। तो वो इतना ज्यादा इल्यूजन था उसमें। उसका टाइटल था सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। अच्छा। कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो ये जबरदस्त। तो कलाम साहब आए रिबन काटने के बाद उस पेंटिंग के पास में गए, तो उनको लगा कि अच्छा इसे इनोग्रेशन करना है। अच्छा। वो गए उसको खोलने लगे और वहां पे खोलने लगे तो वहां पे कुछ भी नहीं। हाँ। उनको एकदम ऐसा लगा कि ये क्या हुआ। लगना ही था, एकदम हाँ। शौक लगना ही था। हाँ हाँ। फिर उन्होंने पेंटिंग के ऊपर ऐसे हाथ हाथ करके देखा ये लगाया। क्या है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने पूछा, ओ फिर वो समझे। अच्छा। और लोगों तो सबको पता था अच्छा। कि ये ऐसा है, तो वो समझ गए कि ये पेंटिंग ने मतलब पूरा पूरा असर दिखाया है। हाँ, पेंटिंग ने पूरा असर हाँ, दिखाया। हाँ। तो फिर कलाम साहब ने कहा ये पेंटिंग किसने बनाई है। फिर मैं वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ अच्छा। और बहुत अच्छी उनकी में बातचीत हुई और ट्यूनिंग भी बन गई, क्योंकि अच्छा। उनके अंदर जो डेप्थ है, जो इंसानियत है, वो बहुत ऊंचे लेवल के थी। अच्छा। तो फिर उनका उनसे जब परिचय हुआ तो होता क्या है कि राष्ट्रपति भवन में जो भी राष्ट्रपति आते हैं हाँ। तो उनके 2 पोर्ट्रेट बना करते हैं। अच्छा। एक तो पूरा स्टैंडिंग में, वो 8 फीट हाइट होती है, 5 फीट इसकी विड्थ होती है, और एक छोटा बनता है ओनली बस्ट। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि विजेंद्र ही मेरा पोर्ट्रेट बनाएगा। अच्छा। और फिर मैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का फिर आपने पोर्ट्रेट फिर बनाया। उनके पोर्ट्रेट बनाए। फिर मैं 2006 में उनसे फिर मैं फिर मुझे वहां से एक बार राष्ट्रपति भवन से फोन आया। अच्छा। कहीं पे था कि कहा कि विजन जल्दी से आ जाओ, कलाम साहब रेडी है तो उनकी मॉडलिंग कर लो। अच्छा। अब मैं फटाक से वहां पे गया, लाइट्स और कैमरा वगैरह लेके और वहां पे उनकी मॉडलिंग की। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा। बहुत कोऑपरेट, बड़े अच्छे तरीके से। मतलब वो इतने बड़े इंसान थे कि बहुत बड़े इंसान थे वो वाकई में। वो जानते थे कि जमीन से उगा हुआ इंसान कैसा होता है। अच्छा। तो इसलिए वो सबके सुख दुख को, दर्द को अच्छी तरह समझते थे। तो फिर उनके लिए वो बनाया पोर्ट्रेट, मॉडलिंग की, मॉडलिंग में पूरा कोऑपरेट किया, वो बड़े खुश हुए। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद सर आपने एक और पेंटिंग बनाई थी। हाँ, फिर एक बार फिर मुझे इन्विटेशन मिला 2014 में, प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी साहब जी। प्रेसिडेंट का। तो वहां से तो मैं वहां पे गया उनके को देखा मैंने कि वहां पे क्या क्या है, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैंने उनसे उनसे मंगाई। और उसके बाद में फिर मैंने जब कलाम साहब वो प्रणब मुखर्जी साहब आए तो मैंने उनका पोज बताया कि ऐसे आपको खड़ा होना है। अच्छा। और ऐसे ये लाइटिंग है, जी ये ऐसे और जी इधर जी। कैमरा है हाँ, मैंने आपकी वो तस्वीर देखी है जिसमें आप उनको बता रहे हैं कि कैसे पोज में खड़ना हो रहा है और प्रणब मुखर्जी वो खड़े भी हुए हैं। फिर उसी पोज में उसी पोज में आपने पेंटिंग बनाई। उसी पोज में फिर वो पेंटिंग बनाई। अच्छा। तो पेंटिंग भी बहुत पसंद आई उनको। तो ऐसे है ना, लाइफ में चलता रहा। देखिए मेरे लिए तो हर चीज अचीवमेंट ही थी। क्यों, मैं तो जमीन से निकले निकला हुए हूँ। जमीन बल्कि कहना चाहिए थोड़ा उससे भी नीचे से, नीचे से यूं। क्योंकि मैं केवल ये नहीं था कि
सब कुछ सामान्य है कि चलो जी अब आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं, वो नेगेटिविटी बहुत थी कि इतना कि मुझे एक लेवल पे, सामान्य लेवल पे आने में भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, और फिर करना पड़ा तो करना पड़ा, कोई बात मेहनत नहीं। बहुत करी। हाँ, मैं और मुझे मुफ्त में कुछ चाहिए भी नहीं, मेरे बचपन से ये रही है कि मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं लूंगा, ये मेरी ये नेचर रही है। जो मेहनत करके मुझे मिलेगा वो ठीक है, मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिले ना से मैं डिप्रेस होने वाले लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपनी मेहनत का चाहिए, मुफ्त का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो एग्जिस्टेंस ने भी यही किया कि बेटा कर खूब मेहनत, देखे कितनी करेगा। तो ये बड़ा मजेदार खेल चलता है, तमाशा चलता है, और यही मैं खुश हूँ उससे। यही जिंदगी का दौर है। यस, बिल्कुल। जो आपने अब हमारे आने वाली जो जनरेशन है फाइन आर्ट में जाना चाहती है और वो फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट बनना चाहती है, पेंटिंग को सेल करना चाहती है, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार बच्चे इस जंग में उतरते तो हैं लेकिन बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं सर। हाँ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो देखिए, या तो मेरे जैसा जज्बा हो कि मुफ्त में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो करेंगे हम अपनी मेहनत से लेंगे जी। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए उनके अंदर, कितना भी स्ट्रगल हो उससे डरना नहीं चाहिए, और कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति आ जाए। देखिए नॉर्मली आर्टिस्ट को क्या संघर्ष करना पड़ता है कुछ संघर्ष करना पड़ते हैं, एक तो अपने अंदर से, नंबर एक, दूसरे अपने परिवार से जिसमें वो पैदा हुआ, तीसरा बाहर की दुनिया से। हाँ, ये संघर्ष हुआ करते हैं। तो अपने अंदर तो इतना जबरदस्त मजबूत होना चाहिए, कुछ भी हो हारना नहीं है, कुछ भी हो, आग मिट्टी यानी कि इतना इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे जान चली जाए लेकिन हार नहीं मानेंगे। जी। देखो मेरा तो यही रहा, इसी वजह से बिल्कुल। आप तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारे राष्ट्रपति अब एपीजे अब्दुल कलाम का आपने पोर्ट्रेट बनाया, गिफ्ट किया। गिफ्ट नहीं, वो था कमीशन वर्क था। इवन प्रणब मुखर्जी। सो ये यहाँ तक अचीवमेंट, एक जर्नी निकलना सर आसान नहीं था। एक गाँव से निकले हुए एक आर्टिस्ट और यहाँ तक अचीवमेंट लिया, एक नॉर्मल तो है ही नहीं ना सर। मेहनत तो पूरी जुड़ी हुई है इसके साथ। मेहनत, डिटर्मिनेशन, खाली मेहनत से भी बात नहीं बनती कि मेहनत करते, साथ में जबरदस्त डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, सफलता हो या असफलता हमें रुकना नहीं है। तो मतलब अगर सर, अगर हमारी पेंटिंग, बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे, अगर पेंटिंग नहीं भी सेल हुई तो क्या कहते हैं सर कि अब दोबारा करें नहीं करें? बताता हूँ, जब मैं था शुरू में तो मेरी पेंटिंग शुरू में तो मुफ्त में जाती थी। अच्छा। उसके बावजूद मैं खुश रहता था, क्यों? मुझे यूं लगता था क्या मुझे थोड़ा सा तो वो तो मिल रहा है ना, यानी मेरे काम को थोड़ा थोड़ा तवज्जो तो मिल रही है ना, इसका मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मेरे 5-5 रुपए की जानी शुरू हो गई। एक पेंटिंग का मुझे 5 रुपए मिलने लगा। तो मैं उसमें खुश, अरे 5 रुपए मिल रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब चलो मुफ्त में तो ये नहीं हो रहा ना, तो मैं उसमें खुश। फिर धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ता गया, 5 का 25 हो गया, 100 रुपए हो गया, 80 रुपए हो गया, 100 रुपए, 125 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000, इस तरीके से बढ़ता चला गया। सो लास्ट पेंटिंग में जो भी आपने एग्जीबिशन में लगाई, सो उसका हायर अमाउंट कितना आपने अचीव कर लिया तरीके से? अब तक जो रहा है 50 लाख। जो कांग्रेचुलेशन सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। तो लेकिन मैं वही हूँ, मैं मेरे अंदर कोई ऐसा बदलाव नहीं आया, मैं अभी भी उस जमाने को मैं भूला नहीं हूँ जब मेरी 5-5 रुपए की पेंटिंग जाती थी, या मुफ्त में जाती थी, या मैं पेंटिंग बनाने के लिए तरस जाता था। तो मैं तो जो अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था, जो भी कुछ था वो मिल ही रहा था। पेंटिंग बनाता था तब खुशी मिलती थी, पेंटिंग अगर सेल हो गई तो ये बड़ी खुशी की बात है, रंग ब्रश वगैरह खरीद ले। तो ऐसा था मेरे अंदर। तो यही जो यंग जनरेशन है ना, उनको मैं यही कहता हूँ, वो ये ना समझे कि पेंटिंग लाखों की बिकेगी, करोड़ों की बिकेगी तभी उनको कुछ होगा। हो सकता है उसको थपेड़ी ही मिले, पेंटिंग का कोई एवज में कुछ वो तो मिल नहीं रहा, पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये हो सकता थपेड़ी मिले कि अरे क्या कर रहा है तू, क्या मिलेगा इसमें, इससे तो अच्छा तू सब्जी की दुकान खोल ले, इससे तो अच्छा तू रेहड़ी लगा ले, इससे तो अच्छा तू पुलिस में हो जा। जैसे मेरे घर में था, मेरी माँ अनपढ़ थी, तो उनको उनको दुनिया में उनको लगता था कि ये छोटी मोटी ये दुनिया है, ये सब्जी की दुकानें हैं, ये दुकानदारी है, बस दुनिया ये वो घर, इतना ही पता था। पिताजी मेरे पुलिस में थे, तो उनको दिखता था कि ये समाज है, ये इसमें क्राइम हो रहा है, ये डंडा है। तो मैं तो ऐसे उसमें रहा हूँ, ऐसे माहौल में से, लेकिन मुझे विजन था मेरे अंदर। क्यों? मैं जब छोटा बच्चा था तभी से मैंने पढ़ा बहुत है, बहुत सारी चीजें पढ़ती, सामाजिक चीजें भी पढ़ता था,
देशभक्ति की चीजें भी पढ़ता था, और जो आध्यात्मिक है, फिलोसफिक है, ये सब मैं इन सब में रुचि थी, तो अच्छा। मैं बहुत पढ़ता था। तो उससे मुझे पता चला कि दुनिया बहुत है। फिर एक अपना भी विजन होता है, जो कुछ हमारे सामने दिख रहा है वो, प्लस हमारी अपनी इमेजिनेशन। तो मुझे लगता था कि बहुत कुछ है, और तब भी था बहुत कुछ, और अभी भी बहुत कुछ है। तो मतलब हमें निराश नहीं होना है, एंड अपना जो परिश्रम है, कर्म बार बार करते रहे, ताकि हमारी पेंटिंग आज नहीं तो कल सेल होगी होगी। ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, डेडिकेशन होना चाहिए, हार ना मानने का जज्बा होना चाहिए। कुछ भी हो, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, बहुत महंगे हम कलर ब्रश नहीं खरीदे, सस्ते खरीद लेंगे, बनाओ। जिनके पास में सारी सुविधाएं होती हैं, करोड़ों अरबों रुपया होता है जिनके पास में, जरा उनके देखो तो सही, उनकी कलाकृति क्या होती है। तो ठीक है, मीडिया को वो नचा लेते हैं अपने आगे पीछे, उसको पैसा दिया कि नाचो, उसको पैसा दिया कि तुम ये लिखो, वो तो होता है, होता रहा है पहले भी और अभी भी। लेकिन सच्चाई ईमानदारी की तो बात यह है कि अपने अंदर की ईमानदारी और लगन को कभी भी खत्म नहीं होने देना है। कितना भी संघर्ष हो, होता रहे तो होता रहे। यार होता क्या है जीवन की, फिर यहाँ पे फिलोसफी आ जाती है। जिसको जो बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ, बहुत सुख सुविधा में पैदा हुआ है वो, या जो बहुत गरीबी में और बहुत स्ट्रगल में पैदा हुआ है वो, दोनों के दोनों एक उम्र के बाद में जाते उसी मृत्यु के अंदर। सबको सबको उसी मृत्यु के अंदर जाना होता है, गरीब हो चाहे अमीर हो। तो फिर डरना किस बात का, एक कुछ वर्षों का खेल है। अब जरा देखो तो सही, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 10 साल में 3650 दिन होते हैं, 100 साल में 35,000 दिन हो गए। तो ये क्या है, इतना समय बीतने में देर कितनी लगती है? 50 साल का मतलब 18,000 दिन, 18,500 दिन, 18,000 दिन बीतने में समय कितना लगता है? यूं बीतता ही हो। सही बात है। तो अगर इतने समय का अगर स्ट्रगल है तो डरो मत, करते चले जाओ सच्चाई और ईमानदारी से, मेहनत से। कुछ होता है, हो जाए, नहीं होता तो ना हो। बिल्कुल। तो जैसे सर ने हमें बताया कि जैसे सर ने अपनी पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स को सेल करी, 5 रुपए से जर्नी स्टार्ट करते हुए सर ने हायर अचीवमेंट्स को अचीव किया, और सर आज भी इस उम्र में भी अपनी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी पेंटिंग्स को सेल करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं सोलो ग्रुप में। और सर आज भी और पहले भी अच्छी मेहनत के साथ सर के साथ हमें इन्फॉर्मेशन समझ में आई कि करियर में फाइन आर्ट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चलिए आगे की कुछ टॉपिक्स और कवर करते हैं सर के साथ। सर एक बात मुझे आपने बताई थी, वो अमिताभ जी की। जी हाँ। हार्मनी शो था, 2003 की बात है ये। हार्मनी शो था, तो हार्मनी शो के वहाँ पे काफी हार्मनी शो किसके साथ था? ये टीना अंबानी क्या करती थी जी, टीना अंबानी का हार्मनी शो था। टीना अनिल अंबानी, बहुत बड़ा शो, भारत का कहाँ सबसे, पे सर? ये मुंबई में। अच्छा। भारत का ये सबसे बड़ा शो हुआ करता था नेहरू सेंटर में। अच्छा। तो वहाँ पे थे, तो वहाँ पे फिर उन्होंने अपने घर पे पार्टी रखी, शो के मतलब इनॉग्रेशन के बाद में। अच्छा। अपने घर पे पार्टी रखी, तो मुझे बुलाया गया था वहाँ पे, और भी कई लोग आए हुए थे वहाँ पे गढ़वाने। उनमें अमिताभ बच्चन जी भी आए हुए थे। उस समय उनकी एज थी 62, अमिताभ जी की। 62 साल की थी जी। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और उन्होंने उन्हीं दिनों मेरी एक पेंटिंग खरीदी थी उसी शो में से। एक क्लाउन बनाया था मैं, और लव साइन पकड़े हुए। अच्छा। क्लाउन द सीकर ऑफ लव। अच्छा, ये आपने पेंटिंग बनाई थी? ये पेंटिंग बनाई, तो ये पेंटिंग उन्होंने ली थी। अच्छा खैर, तो वहाँ पे ये पेंटिंग सर किसने ली थी? अमिताभ बच्चन जी। अच्छा, अमिताभ जी ने ये पेंटिंग ली थी। ये पेंटिंग ली थी। वाओ। तो फिर वहाँ पे जब वहाँ पे गेट टुगेदर था, बातचीत हो रही थी, उनकी जो छत के ऊपर वो बड़े बड़े प्लांट्स लगे, बड़ा बड़ा, यानी एकदम आलीशान, जबरदस्त। अच्छा। खैर वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी से जब बातचीत हो रही थी, तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं मेरी अब 10 बजे से शूटिंग है। अच्छा। और अब मुझे शूटिंग के लिए जाना है, और पूरी रात भर मुझे शूट करना है। शूटिंग 62 साल का जो व्यक्ति है, पूरी रात भर, यानी उनका डेडिकेशन देखो, उनकी मेहनत देखो। लोगों को क्या लगता है, जिसने सफलता पा ली, क्या लगता है, अरे सफलता मिली, तू इसका तो बड़ा तेज भाग गया था जी। लेकिन लोग उसके मेहनत को नहीं देखते, मेहनत कर रहे थे, तब भी मेहनत कर रहे थे। उनका जरा जज्बा देखो, वो महानायक यूं ही नहीं कहलाते जी। बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत स्ट्रगल किया। वो तो उनके 2003 में उनका बहुत उतार चढ़ाव का दौर था, तो उसमें से वो कैसे वो मेहनत करके निकले, तो छोटी बात नहीं, अच्छी और बड़ी बात है। और वो पूरी रात उन्होंने 62 की एज में उन्होंने अमिताभ जी ने काम किया। बिल्कुल। और आपको उनसे मिलने का सौभाग्य भी रहा, और पेंटिंग भी उन्होंने खरीदी।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो और भी सर उसके बाद जो मुकेश अंबानी जी के साथ जो पेंटिंग ली, वो कौन सी पेंटिंग ली सर हाँ, उन्होंने? एक शो में वहाँ पे हारमोनी शो में ही मुझे आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अच्छा। तो उसमें जो काफी सारी मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई थी। तो वहाँ पे मुकेश अंबानी से बातचीत हुई। अच्छा। तो उनको मेरा वर्क भी बहुत पसंद आया। अच्छा। और उन्होंने एक पेंटिंग भी ली थी वहाँ से। वो एग्जीबिशन वहाँ में से आई नहीं, थी सर? हाँ, वो दूसरी जगह से ली थी। अच्छा। एक पेंटिंग उनके ली थी मेरे पास में। उसमें क्या बनाया था मैंने, एक बार मैं कहीं पे घूमने के लिए गया था। ये घूमना क्या, आर्टिस्ट का तो वही होता है, हमेशा आर्ट ही आर्ट दिखती हो। तो मैं पुराना किला गया था। तो वहाँ पे बंदर है एकदम, पत्थरों की दीवारें हैं। तो मैंने देखा कि उन दीवारों के बीच में से एक छोटा सा पौधा निकला पीपल का। अच्छा। और उसका निकल के इतना बड़ा वो हो गया है। अच्छा। तो मैंने देखा उसको, तो मैं देखता रह गया। मुझे लगा कि यार देखो, ये यहाँ पे इसका किसी ने बीज नहीं बोया है, कोई खाद नहीं डाल रहा है, कोई पानी भी नहीं डाल रहा है, और उसके बावजूद भी इसके अंदर कितनी जबरदस्त एक विल पावर है कि ये उग रहा है। और जब ये बड़ा हो जाएगा तभी इसके ऊपर ये मतलब हजारों पक्षी भी इसके ऊपर बैठा करेंगे। तो कितना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाएगा। तो ये इस डिटर्मिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ मिलता है, ठीक ठीक है, नहीं धन्यवाद। मिलता। नहीं मिलता, कोई बात नहीं। आपने से पुरस्कार कौन से प्राप्त किए फाइन आर्ट्स में, जो आपको अब तक से लगे अचीवमेंट अपने? एक तो मुझे कॉलेज आर्ट का जो मास्टर डिग्री का जो टॉप अवार्ड होता है, अच्छा। तो वो मिला है, गोल्ड मेडल। अच्छा। कॉलेज आर्ट से। कॉलेज ऑफ आर्ट से। हाँ, फिर साहित्य कला परिषद से भी मिला है। और आईफैक्स की तरफ से भी मिला है। और 87 में मेरे फादर जब पुलिस में था, तो वहाँ पे भोपाल में एक वो रखा गया था आर्ट फेयर वगैरह। उसमें ये था कि जिसको भी कोई पुलिस वाला है वो अपनी पेंटिंग वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। कोई वो है पुलिस वाले की फैमिली का है, तो वो भी वहाँ पे पेंटिंग डिस्प्ले कर सकता है। तो मुझे अच्छा मौका लगा। अच्छा। ठीक है, तो मैंने वहाँ के लिए कई पेंटिंग बनाई। अच्छा। और उसमें 4 उसमें अवार्ड रखे गए थे। एक तो वाटर कलर, ऑयल कलर, चारकोल पेंसिल, ड्राइंग। अच्छा। तो मुझे चारों के अंदर टॉप अवार्ड मिले। अच्छा, अब चारों कैटेगरी के लिए अपने भरा आपने, उसमें टॉप ही गए आप। हाँ, वो मिल गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा। तो ऐसे चलता रहा। ऐसे चलता रहा। सो काफी कुछ हमें सर के साथ जानकारी प्राप्त हुई फाइन आर्ट्स में। उन्होंने कैसे अपनी बचपन से लेके अब तक अपनी पढ़ाई करी, इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, तब जाके सर ने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, सेल करी, और आज भी सर पेंटिंग्स बना रहे हैं। सो और कुछ जो आपको लगता है सर में से चूक गया है और हमें कुछ लोगों को बताना चाहिए, अपने यंग आर्टिस्ट को कुछ समझाना चाहिए, वो और बताइए सर। मैं इस बारे में बस यही कहूंगा, एक तो जो मेरा जिससे जिस बात से मैं बड़ा खुश हूँ, जो क्वालिटी अंदर है। आर्ट तो है ही, भगवान ने टैलेंट दिया है, टैलेंट दिया है। और दूसरे एक जो बहादुर वाला जज्बा दिया है, एकदम कह सकते हैं डियर डेड। हाँ। तो उसमें उसमें भी सर आपने बड़ा एडवेंचर्स किए हैं अपने लाइफ में, वो एडवेंचर्स एक दो बताइए। एडवेंचर जैसे पहाड़ों पे से कूदना है, पैराग्लाइडिंग वगैरह करनी है, ये तो सब करते ही मामूली बातें हैं। स्काई डाइविंग, तो एरोप्लेन से ऊपर से कूदना, वहां से वो भी कर चुका हूँ। तो डरते हैं कि अरे ऊपर से गिर गई तो ऊपर से डर लगेगा, अरे पैराशूट नहीं खुला तो क्या होगा, मर जाएंगे। मैं कहता यार पैराशूट सभी का खुला हुआ है। किसी का कोई धरती के ऊपर 60 साल में आता है, कोई 90 साल की उम्र में आता है। कौन नहीं आया, सबको सभी के पैराशूट खुले हुए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसका पैराशूट ना खुला हो। तो मुझे पता है, इसलिए अगर नहीं खुलेगा पैराशूट, सो कॉल्ड पैराशूट नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। नीचे आएंगे, नीचे आके टपक के सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हमें अपना परिश्रम कर, मेहनत करो, खुश होकर अपनी जिंदगी बीते। लोगों को पता नहीं चलता, वो बूढ़े भी हो जाते हैं लेकिन अवेकन नहीं रहते। सब कोई पूछे यार तुम मरने से इतना डरते हो, तुम्हारा बचपन कहाँ है, जरा बताओ। कितनी बार बोले तुम बचपन के जाने पर, तुम्हारे क्यों ये जो एग्जिस्टेंस है ना, बहुत बढ़िया खेल खेलता है। धीरे 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 ऐसे इस तरीके से वो गेम खेलता है, इंसान को पता भी नहीं चल पाता कि कब बचपन मर गया, कब जवानी मर गई, और जब बुढ़ापा भी मरने लगता है जी, तब उसको लगता है कि अच्छा अभी हम जिंदा थे जी। ये इतने देर में आपको होती है। बिल्कुल भैया, हर क्षण सब कुछ हो रहा है, जीवन और मृत्यु का खेल
तो हमारे हो रहा है। वो तो चलता ही हाँ, रहेगा। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे कैसे जीना जीना जीते हैं, चाहते हो। आप कैसे जीते हैं। चलिए, हमें सर से बहुत हमें कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ आज। स्ट्रगल करके भी मैं तो खुश हूँ, हाँ जी, जीवन और वस्तु का खेल देख के मैं तो खुश हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो है सब मजेदार है, अच्छा है। सो बहुत कुछ हमें सर से सीखने को मिला और उम्मीद करती हूँ आपको भी आशा बनी होगी कि फाइन आर्ट्स में आप अपना करियर कैसे बनाए, कैसे बनाना है, अपना पेंटिंग्स को सेल करनी है और प्रेरित हुए होंगे कि आपको विजेंद्र शर्मा जैसे आर्टिस्ट बनना है तो आप कैसे बन सके। सो थैंक यू सो मच सर। आपको हमसे थोड़ा समय काटना पड़ा, हमें झेलना पड़ा, बच्चे भी आपको जानेंगे पहचानेंगे। और और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं ताकि हम सर से दोबारा मीटिंग कर सके। अगर आपको कोई डाउट आ रही है या क्वेरीज आ रही है तो मैं सर को दोबारा डिस्टर्ब करूंगी। सो सर अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं। मैं डिस्टर्ब होने वाले लोगों में से नहीं। होता क्या है, मान लो ऐसी कोई सर्कमस्टेंस बनती हुई है जी तो मैं उसको कैश कर लेता हूँ। जी जी जी। कुछ भी आता है, कुछ भी मेरे जिंदगी का अनुभव है, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं उसको पेंट कर देता हूँ। वेरी नाइस तो सर मुझे बहुत। और सर एक और बात जो मेरे दिमाग से चूक गई है कि एक पेंटिंग आप कह रहे थे कि कॉलेज टाइम में आपने बहुत रियलिस्टिक बनाई थी और उसके लिए कुछ बात आपने मुझे बताई, वो बात बताइए सर। जब मैं कॉलेज पार्ट में था, हम्म। एमएफए कर रहा था, तो जी फाइनल ईयर था मेरा, तो एक्सपेरिमेंट्स तो मैं करता ही था। जी। तो उन्हीं दिनों मैंने एक पेंटिंग बनाई थी वाटर कलर टेम्परा से, अच्छा एमएफ हसन साहब का पोर्ट्रेट बनाया था। अच्छा। और वो पोर्ट्रेट ऐसा था, बहुत माइन्यूट, एक एक और एक एक रिंकल, एक एक बार, उसकी डायमेंशन, सारा कुछ आपने बहुत काफी डिटेल में। डिटेल में बनाया था, वो मीडियम आपको वाटर तो टेम्परा था। वाटर कलर टेम्परा था वो, जी तो वो मैंने बनाया था, तो वो बहुत अच्छा लगा। और उसको यहाँ पे ये हारमोनी शो मुंबई में भी डिस्प्ले किया गया। जी। और तो मेरा ये था कि कुछ ही कम पेंटिंग बनाई है मैंने, 5-6 पेंटिंग बनाई है। तो मेरे पास में एक पेंटिंग रह गई थी, अच्छा बाकी तो सब चली गई थी। जी। तो जब हारमोनी शो में ये डिस्प्ले की गई, हम्म। तब उन्होंने पूछा टीना अंबानी ने कि ये सब पेंटिंग का पैचिंग वगैरह हो गई, इसका क्या हुआ। मैंने कहा ये दिस इज नॉट फॉर सेल। बोले कि नहीं नहीं, कुछ तो इसका प्राइस रखो। अच्छा। मैंने कहा टीना मान जी ने बोला कोई प्राइस रखो। टीना अंबानी कि अच्छा इसका इसका प्राइस क्या है। जी। मैंने कहा ये प्राइस, ये तो मेरे मतलब मैंने ये तो अपने लिए बताई मैंने अच्छा पेंटिंग। अच्छा अच्छा लेकिन नहीं नहीं, इसका कुछ तो प्राइस रखो, कुछ भी रख दो। अच्छा मैंने कहा ठीक है, 1 करोड़ उसका प्राइस रख देते हैं। अच्छा अब 1 करोड़ उसका प्राइस रखा गया, वो 12.5 लाख बैठ। अच्छा। ओके। तो डिस्प्ले कर दिया। तब वहाँ पे इनॉग्रेशन के बाद में, तो वहाँ पे तो कई लोग आए वहाँ पे देखने के लिए, बहुत सारे लोग आए वहाँ पे। और उस समय उनकी माता जी, तो मुकेश अंबानी की माता जी जी। आई, मुकेश अंबानी जी भी आए, सभी बहुत सारे लोग आए। हम्म। तो तब लोग आए कि ये पेंटिंग हमें चाहिए। अच्छा। 3 लोग आए थे उस पेंटिंग 3 लोग पहले दिन, पेंटिंग हाँ, खरीदने के पहले लिए दिन आए। खरीदने के लिए। तो अच्छा मैंने कहा नहीं, ये मतलब इसको मत लो। अच्छा। ऐसा इसको होता आपने है, वो लेकिन पेंटिंग 1 करोड़ में भी नहीं बेची सर। कि ऐसा इसके ऊपर प्राइस लिखा है, लेकिन ये मेरा कॉलेज टाइम का वर्क है, अच्छा मैं इसको शेयर करना नहीं चाहता, तो अच्छा इसलिए आप इसको ना दें। अच्छा। तो मैंने धन्यवाद कह के विदा किया। तो असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाँ हाँ। तो पैसे से भी अलग होती हैं। जी जी अब वो जो पेंटिंग है हुसैन साहब वाला, जी। हुसैन साहब ने देखी, तो अच्छा 1993 में मेरी उनकी मुलाकात हुई थी वहाँ हेमंत पे। हुसैन से आपकी हुसैन साहब मुलाकात का हुई मैं से मॉडर्न साथ। आर्ट गैलरी, जी जी नेशनल जी। गैलरी मॉडर्न आर्ट में। तो तब उन्होंने देखा तो बोले कि ऐसी पेंटिंग मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। अच्छा हेमंत हुसैन सर ने बोला कि ऐसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो तो और दूसरे मुझे भी अच्छी लगती थी वो। हाँ तो हाँ। मैंने सोचा कि मतलब ये मेरे पास में रहनी चाहिए, क्योंकि ये पेंटिंग एक ये नहीं कि मैंने वाटर कलर टेम्पर बनाया बस है, वो आपके साथ ये यादें जुड़ी हैं सर मेरे उस साथ पेंटिंग याद। और वो आप संभाल के रखना वो चाहते हैं। 1 करोड़ क्या था, कोई 20 करोड़, कोई 100 करोड़ देगा तब भी मैं दूंगा। उसके तो साथ आपकी यादें जुड़ी हैं, यादें जुड़ी, वो नहीं सेल, वो वो तो मेरा दी नहीं जा सकती। वो मेरा कॉलेज का समय है। जी 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 वो उससे आपकी कॉलेज की यादें जुड़ी हुई हैं। यस यस। और शुक्र है कि जब मैं ये पेंटिंग कॉलेज में लगी होती थी बोर्ड के ऊपर की जी नकली हुई, जी। तो ये शुक्र है कि बच गई। अच्छा नहीं तो कॉलेज में तरह तरह के लोग, महापुरुष होते हैं, हाँ हाँ हाँ। जो साथी होते हैं, जी उनको बड़ा कष्ट हुआ करता है कि अरे इसने ऐसे कैसे बना दिया, जब हम नहीं बना पा रहे तो इसने कैसे बना दिया। जी जी जी। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे बीएफपी का मेरा काफी सारी मेरी पेंटिंग गायब हो गई, हाँ हो गई होंगी। ड्राइंग्स वगैरह गायब हो गई, मेरे लोकर तक में से गायब हो गई। जी जी जी। तो मुझे लगा कि यार वहां पे जो पेंटिंग थी वो बच गई, तो उसका परमात्मा को बहुत धन्यवाद कि वो बच गई, नहीं तो वो बच कभी गई। गायब हो जाती, कोई उसके हाँ पास एक ब्लेड ही मार के चलता, तो उसके ऊपर कुछ कुछ भी कर सकता था। अच्छा ऐसा रहा। कभी भी डैमेज
कर सकते हैं, जैसे भाई पेंटिंग गायब होती रही है, ये भी गायब हो सकती थी। कॉलेज टाइम में काफी मिसप्लेस हो गई। वो होता है, तरह तरह के नमूने हुआ करते हैं, कुछ कॉलेज में आर्ट सीखने आते हैं और कुछ और यही काम कुछ करने आते हैं। नौकरी करने आते हैं। बिल्कुल तो यही करते हैं। तो बच गए बस में पेंटिंग, ये खुशी की बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ हमें बहुत कुछ जानने को मिला और मुझे समझने को मिला और हमारे आर्टिस्ट को भी समझने को मिलेगा कि कैसे इसमें करियर बना सके। थैंक यू फॉर द टाइमिंग सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।